नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सैम्पल पेपर लेके आए हैं। अगर आप नेशनल साइंस ओलंपियाड का जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का ओलंपियाड का पेपर होता है तो उससे रिलेटेड ये सैम्पल पेपर है 2024-2025 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या पैटर्न होने वाला है, फिर सिलेबस देखेंगे और फिर जो हमारे पास सैम्पल पेपर है उसको देख लेंगे बहुत जल्दी से। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसके बाद साइंस के क्वेश्चंस हैं। साइंस का जो क्वेश्चन है कहाँ से आएंगे, तो एनसीईआरटी सिलेबस है एज इट इज़। ठीक है, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए आपको पूरी एनसीईआरटी एमसीक्यूज की, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ से पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चंस होंगे साइंस के और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अचीवर्ड सेक्शन जो होगा ये भी साइंस का ही होगा, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। यहाँ मेनली क्या होता है, जो मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मेनली पूछे जाते हैं। तो सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए रीजनिंग है, तो सेक्शन 1 में रीजनिंग दी गई, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। सेक्शन 2 में एनसीईआरटी का ही पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही है। सेक्शन 3 में भी ऊपर का ही सेक्शन 2 वाला ही सिलेबस है, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, मतलब एक ही में 2 से 3 क्वेश्चन मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड सी पोरे, देखें यहाँ पर सी पोरे दिया है, इसका मतलब है बुक इज थिक। ठीक है, टी मारे का मतलब क्या है, बैग इज हैवी। अब देखिए इन दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं, सी पो रे में और टी मारे में रे कॉमन है, और रे का मतलब क्या हो जाएगा, बुक इज थिक में, और बैग इज हैवी में क्या कॉमन हो जाएगा, इज। इसका मतलब रे का मतलब क्या हो गया, इज हो गया इसमें। अगले में आइए, कासी मीन्स इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, तो कासी जो लिखा है इसका मतलब है इंटरेस्टिंग बुक, और डी टी का मतलब लिखा है दैट बैग। ठीक है, तो पहले कासी देखिए कहीं पे और आ रहा है कासी जैसा कुछ, तो कासी जैसा कुछ अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में आ रहा है, सी पोरे में आ रहा था सी, तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। अब यहाँ पर जो सी था इसका मतलब क्या था, बुक। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सी है बुक, और यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी बुक है, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी मतलब है बुक। ऐसे ही बस चेक करना होता है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, दैट इज इंटरेस्टिंग, आपको बताना है क्या कोड होगा, तो दैट इज इंटरेस्टिंग इसका मतलब इसमें रे जरूर होगा, तो रे यहाँ पे भी है, रे यहाँ पे भी है, रे यहाँ पे भी है, तो तीनों ही हो सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग का क्या बन सकता है, तो देखिए इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए तो कासी जो था वो इंटरेस्टिंग बुक था, तो जो का होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो का हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब क्या है, का यहाँ पे भी है और का डी में भी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ए और डी में अगर देखा जाए तो क्या सही हो जाएगा, अब ये चीज हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो काशी हो गया, डीटी हो गया। अब डीटी में देखा जाए तो क्या है, दैट बैग, और बैग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टी मारे में भी है, तो यहाँ पे डी टी, तो टी जो है वो बैग है, टी क्या हो जाएगा, बैग हो जाएगा। और अगर टी बैग हो गया तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दैट इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर डी भी होना चाहिए, तो डी यहाँ पर तो नहीं है लेकिन डी यहाँ पर है, इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा आपको। अगले में आते हैं, इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल। अब देखिए आपको एक फिगर दिया है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपसे पूछा गया है क्या कि चलिए यहाँ पे विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय राइस एंड मेज ओनली। अब देखिए राइस एंड मेज की बात हो रही है, तो पहले देख लेते हैं राइस और मेज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स, तो व्हीट, ग्राम, मेज एंड राइस, तो मेज एंड राइस क्या हो जाएगा, तो मेज और राइस में है सर्कल और ट्राइंगल। ठीक है, तो हमको मेनली क्या देखना है, मेज और राइस देखना है, मतलब सर्कल देख लीजिए और ट्राइंगल देख लीजिए, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो वही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्कल और ट्राइंगल, जहां पर केवल सर्कल और केवल ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल ये हो गया और सर्कल ये हो गया, तो ये सब पार्ट तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए स्क्वायर आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर आप केवल टू को देखेंगे, केवल टू को अगर देखेंगे तो इसमें देखिए ट्राइंगल का ही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको पोर्शन जो मिलेगा देखने को वो सर्कल का देखने को मिलेगा, और किसी का पोर्शन इस टू में नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज टू। अगले में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से भी रीजनिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहले इसमें कहा गया, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले प्लस था, फिर ऐसे कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर आप देख सकते हैं प्लस में ही 4 डॉट आ गए। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखिए, पहले ये एक काइट की तरह था, उसके बाद क्रॉस बन गया, फिर 4 डॉट आ गए। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो जाएगी, पहले ये फिगर था, क्रॉस हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 गोले आ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो डायग्राम दिया गया है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का डायग्राम है। इसमें आपसे पूछा गया है जो 1 2 3 4 5 6 है, नंबर जो दिए गए हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो नंबर है, मतलब सबसे कम डेविएशन हो रहा है, ये कौन सा होगा, रेड होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएशन 2 में हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विबग्योर में वी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे से आइए, तो ये था वी, फिर आई होगा, फिर बी, इसका मतलब जो फोर्थ है वो बी है। ठीक है, जो सिक्स्थ वाला है वो सेकंड दिखा रहा है, देखिए सेकंड लाइन दिखा रहा है ना, और सेकंड लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वी पहला था, दूसरा हो जाएगा वी आई, ये इंडिगो हो जाएगा। अब इसी से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो 1 में आर होना चाहिए, 1 में आर तो 2 में है। ठीक है, लेकिन जो 2 है उसमें वी होना चाहिए, 2 में वी 2 में है। अब यहाँ पर 4 में बी देख लीजिए, 4 में बी इसमें है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 में बी क्योंकि दूसरे में वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द गिवन फिगर शोज अ वी शेप्ड वायर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक वायर दिया गया है इस तरीके का। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। अ करंट आई एम्पियर फ्लोज इन दी वायर। अब इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब देखिए आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, क्या होगा, विच लाइज इन सेम प्लेन इज अलोंग। तो किसके अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओ पॉइंट पे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे तो ये जो करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से, इसको थंब की डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर इस पॉइंट पे होगी वो अंदर की ओर शो करेगी, मतलब इनसाइड द प्लेन शो करेगी। और इनसाइड द प्लेन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आप राइट हैंड पाम रूल जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। अब डायमंड से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला दिया गया, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड से थोड़ी ना कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, नॉन मेटलिक बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, क्योंकि मेटल तो है ही नहीं डायमंड। डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है, तो मेटलिक बॉन्ड कहाँ से हो सकती है। सेकंड में कहा गया इन डायमंड क्रिस्टल द कार्बन एटम्स आर वेरी लूजली पैक्ड। तो लूजली पैक्ड भी नहीं होते, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सी में कहा गया ईच कार्बन एटम इन द क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 कार्बन एटम यहाँ होते हैं और ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर सब्जेक्ट करेंगे तो डायमंड बनेगा। तो ये गलत है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं। तो स्ट्रिप्स ऑफ मेटल एक्स वर डिप्ड इनटू 2 डिफरेंट मेटल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए मेटल एक्स ये भी है, मेटल एक्स ये भी है, और इन दोनों को क्या किया गया है, एक बार AgNO3 सॉल्यूशन में डिप किया है, एक बार जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप किया है। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया अ ग्रेइश मेटेलिक डिपॉजिट वॉज फाउंड ऑन बोथ दी स्ट्रिप्स। दोनों स्ट्रिप्स पे क्या देखा गया, ग्रे कलर की मेटेलिक डिपॉजिट आई। ठीक है, अब पूछा गया कौन सा मेटल हो सकता है एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो मेटल एक्स है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, सिल्वर के साथ में भी और जिंक के साथ में भी। इसका मतलब जो मेटल एक्स है इसकी रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर Ag से भी ज़्यादा होनी चाहिए और जिंक से भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपर की तो कम होती है, लेड की भी जिंक से कम होती है, आयरन की भी कम होती है जिंक से, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया आइडेंटिफाई द, एक डायग्राम यहाँ पर भी बना हुआ है, गिवन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो एक डेवलपमेंटल स्टेज दी गई ह्यूमन एम्ब्रियो की, और करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा कि इनमें क्या होगा।
ठीक है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आपको दिया है और डेवलपमेंटल स्टेज दी गई है। तो पहला अगर आप देखेंगे इसमें दिया है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन दी गई है ये यूट्रिन वॉल है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसकी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होती है, यूट्रिन वॉल होती है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, दो और क्वेश्चन है, ये अचीवर सेक्शन है। आप देख सकते हैं अचीवर सेक्शन में क्या होगा, या तो मैच द कॉलम मिलेगा या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया 9th क्वेश्चन में, आपको एक रिएक्शन दी गई है Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। कहा गया है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। अब समझिएगा, जैसे Fe2O3 से बन रहा है Fe, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन थी Fe2O3 में और यहाँ से गायब हो गई। इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। और रिडक्शन है इसका मतलब क्या है, अभी आगे देखेंगे। इसी तरीके से CO से क्या बन रहा है, CO2, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब याद रखिएगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन कौन दे रहा था, ठीक है, तो Fe2O3 जो है ऑक्सीजन दे रहा था किसको, CO को। तो ये जो Fe2O3 ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया Fe2O3 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe। तो ये ऑक्सीडाइज तो ही ना हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये गलत है। Fe2O3 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह थोड़ी एक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है। अगले में देखिए क्या कहा गया, अगले में कहा गया CO इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है, तो ये बात तो सही है। तो फोर्थ में कहा गया है CO इज गेटिंग रिड्यूस टू CO2। अब CO जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, CO जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, CO2 में। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है ना, पहले एक थी अब दो हो गई, तो ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस तो ही ना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पूछा क्या गया था, कौन कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है ना। नॉट करेक्ट में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 1 to 4 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से टफ जरूर होते हैं लेकिन आसानी से करे जा सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपने जो ऊपर क्वेश्चन देखे वो 1-1 नंबर के मिलेंगे। जो अचीवर सेक्शन है अगर आप ठीक से ध्यान से करेंगे तो उसमें आपको सीधे सीधे 3 नंबर मिल जाएंगे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में क्या दिया है, ग्राफ शोज दी हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। व्हाट वुड बी अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस इफ द हार्मोन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ Q इज लैकिंग इन एन एडल्ट फीमेल। तो ये जो Q है, ठीक है, देखिए पहले Q समझ लिए Q कहाँ पे है। तो ये देखिए नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल P पे दिखाया गया है इन लोग ने। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन P की है और Q में आप देख सकते हैं जो लेवल है हार्मोन का बहुत ही कम है। ठीक है, अब यही हार्मोन क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं एक तरीके से यूट्रिन लाइनिंग ऐसी बना रहा था जिससे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन आसानी से हो सकेगा और वो सपोर्ट भी हो जाएगा उससे। लेकिन है क्या यहाँ पर, क्योंकि हार्मोन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट तो होगा लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो क्या होने वाला है, द यूट्रिन लाइनिंग माइट नॉट बी सफिशिएंटली स्टेबल टू सपोर्ट एन इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो आ जाएगा, ठीक है, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट तो हो गया यूट्रिन में, यूट्रिन लाइनिंग में, लेकिन क्या है जो यूट्रिन लाइनिंग है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसको रोक नहीं पाएगी और वो कहीं ना कहीं मिसकैरेज का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हम लोग ने 10 क्वेश्चंस को देखे जो कि सैम्पल पेपर था। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर हम लोग की प्लेलिस्ट में लगा हुआ है जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे इस ओलंपियाड की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग का PDF पूरी अवेलेबल है, पूरा MCQ का PDF अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।